क्या चल रहा था, प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन्स, और उसमें हमने डायज़ोनियम साल्ट यानी डायज़ोनियम क्लोराइड से हेलोइरिन्स बनाना ये सीखना था। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फ्लावर्स। ठीक है, लास्ट में हमने इस पॉइंट पे आपको, इस मेथड पे आपको छोड़ा था। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, डायज़ोनियम क्लोराइड होता क्या है, किसे कहते हैं डायज़ोनियम क्लोराइड। तो इसका नाम पहले सीखिए। देखिए नाम में क्या लिखा है, बेंजीन है, डाईएज़ो है, ठीक है ना, इसके बाद नियम है, फिर क्लोराइड है। अब ये फिक्स है कि इसमें एक तो बेंजीन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद डाई मीन्स होता है दो, डाई मीन्स क्या होता है, दो। और ये शब्द जो है याद रखना, एजो, थायो, फास्फो, ये केमिस्ट्री में कुछ खास एलिमेंट्स के लिए आते हैं। जैसे एजो शब्द जो आता है ये नाइट्रोजन के लिए आता है। एजो किसके लिए आता है, नाइट्रोजन के लिए। फास्फो फास्फोरस के लिए, थायो सल्फर के लिए, ठीक है ना, ऑक्सो ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो कितनी बार एजो है, दो बार। और लास्ट में लगा है ईएम, क्या लगा है, ईएम। किसी भी आयनिक स्पीशीज के लास्ट में अगर ईएम लगा है तो मोस्टली उस पे धनात्मक आवेश होता है। धनायन के लिए क्या लगता है, ईएम। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, क्लोरोनियम, क्लोरीन का ही आप देख लीजिए एग्जांपल। अगर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको कहेंगे क्लोराइड आयन। क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन। लेकिन अगर क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको कहेंगे क्लोरोनियम। क्या कहेंगे, क्लोरोनियम। तो इसके भी लास्ट में क्या लगा है, ईएम। इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज है, और क्लोराइड, तो क्लोराइड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी अभिक्रिया, डायज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम हेलोजन एसिड के साथ करवाते हैं, अब इसमें दो चांस हैं, कई बार कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में या सिर्फ कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। जैसे हमने लिया CuCl, in presence of HCl, तो इसमें से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इस कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और बेंजीन के साथ जुड़ जाता है हेलोजन एटम। क्या जुड़ जाता है, हेलोजन। ये जो अभिक्रिया है इसको कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया या सेंडमेयर प्रोसेस, ठीक है। इसका नाम क्या है, सेंडमेयर। सेंडमेयर अभिक्रिया।
ठीक है, अगर इसी में कॉपर हैलाइड की बजाय ओनली कॉपर ले लिया जाए तो वो अभिक्रिया बन जाएगी गैटरमान अभिक्रिया। ओनली क्या ले लिया हमने, कॉपर एंड कोई भी हाइड्रोजन एसिड। ठीक है, इसकी जगह आप HBr भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें भी नाइट्रोजन गैस मिली। अब इसकी जगह देखिए, अगर हमने Cu यहाँ पे CuBr HBr लिया होता तो बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाता, ब्रोमीन, या CuCN KCl ले लिया होता तो साइनाइड जुड़ जाता। ठीक है ना, साइनाइड को भी कहा जाता है दिस इज सूडो हैलाइड, सूडो हैलाइड, ये ध्यान रखना। तो साइनाइड भी इस अभिक्रिया को देता है। सूडो हैलाइड, पी साइलेंट है ना। आगे चले, इसके अलावा डायजोनियम क्लोराइड से और भी, जैसे आयोडाइड के केस में मान लीजिए बेंजीन आयोडाइड बनाना है, क्रिया करवाते हैं, क्या बन जाएगा, इसमें भी नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और बन जाएगा आयोडो बेंजीन। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड है, कॉपर साइनाइड की प्रेजेंस में, तो इसमें बन जाएगा साइनोबेंजीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। ठीक है ना, जैसे अगर इसका रिडक्शन करें तो एमीन बन जाएगा, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड बन जाएगा, पहले रिडक्शन करके फिर हाइड्रोलिसिस करें तो अमाइड बन जाएगा। इस अकेले कंपाउंड से तीन चार चीजें बना सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, बेंजीन साइनाइड या नाइट्राइड, बेंजीन साइनाइड या बेंजीन नाइट्राइड। ठीक है,
अब समस्या ये है कि डायज़ोनियम क्लोराइड कहाँ से आता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, किस चीज से बनता है। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को बनाते हैं दोस्तों एनिलीन से। एनिलीन क्या है? बेंजीन एमीन का दूसरा नाम है एनिलीन। एमीन कैसे बनते हैं? अमोनिया का फार्मूला पता है? अरे अमोनिया का नाम सुना है? क्या फार्मूला होता है इसका? ये स्ट्रक्चर है अमोनिया, फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। ठीक है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके और इसकी जगह कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाए या एराइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है प्राइमरी अमीन। क्या बन जाता है? अगर दो हाइड्रोजन हटा दिए जाए तो सेकेंडरी अमीन, तीनों हटा दिए जाए तो टर्सरी अमीन। इसका पूरा एक चैप्टर है आपके यहाँ, ठीक है ना, वहां हम डिस्कस करेंगे। अभी ये समझिए कि अगर यहाँ से हटा करके और हमने इसके लिए क्या जोड़ दिया, बेंजीन जोड़ दिया, हाइड्रोजन को हटा के, तो ये बन जाएगा बेंजीन अमीन। और इसी बेंजीन अमीन का दूसरा नाम क्या है? एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं NaNO2 and HCl। HCl के 3 मॉलिक्यूल लगते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 3। तो ये देता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या देता है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बहुत आसान। इसकी जगह पे NaNO2 की जगह पे कई बार आपको ये लिखा मिलेगा, इस एसिड को कहते हैं नाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड। ठीक है ना, एक नाइट्रिक एसिड भी होता है HNO2। क्या नाम है इसका? नाइट्रस अम्ल। और अगर यहाँ पे HNO3 आ जाए तो ये बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। कंफ्यूज मत होना, जो यहाँ यूज हो रहा है वो नाइट्रस अम्ल है। क्या है? नाइट्रस अम्ल। ठीक है ना, और बन गया क्या? डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक, यहीं पे अगर मान लीजिए आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है? फ्लोरोबेंजीन या नाइट्रोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन या नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए आपको यहीं से जो HCl लिया है फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, इसकी जगह HbF4, ये भी एक एसिड है, क्या लेना पड़ेगा? HbF4। नाम है टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। टेट्राफ्लोरो, टेट्रा मीन्स अरे मोनो डाई ट्राई टेट्रा। मोनो एक, डाई दो, ट्राई तीन, टेट्रा 4। कितने क्लोरीन है इसमें? तो टेट्राफ्लोरो। ठीक है ना, बोरिक एसिड। ठीक है, तो अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है, देखो फ्लोरीन जो है ना वो बहुत सबसे छोटा और सबसे खोटा है। इसकी कहीं भी अभिक्रिया करवानी होती है तो ये बड़े लकड़े का होता है ना। और फिर जो है अगर इसकी अभिक्रिया कहीं पे या किसी कंपाउंड में इसको इंसर्ट करना है तभी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इसके पीछे रीजन क्या है?
इसके पीछे रीजन है बेंजीन का सबसे छोटा साइज और इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, यानी इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत छोटी है और बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी जब बॉन्ड बनाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे HCl की बजाय क्या लेना पड़ेगा, HBF4। ठीक है ना, और उसके बाद हीट कर देते हैं। आगे चलें। ये अभिक्रिया आगे मिलेगी, इसका भी एक नाम है। आप नेम रिएक्शंस की लिस्ट बना रहे हो ना, अरे कॉपी में मैंने कहा था ना पीछे जितनी नाम वाली रिएक्शन, जैसे आज मैंने 2 करवाई, गैटरमेन और सैंडमेयर, ठीक है, तो उनको अलग से लिखते जाओ। और इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। NBF3 है अलग। तो इस तरीके से हेलोबेंजीन या हेलोएरिन्स बनाने की विधियां आपने पढ़ी। कौन कौन से मेथड से बेटा, एक तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन, ठीक है ना, और दूसरा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, तीसरा आपने एसिड साल्ट से पढ़ा जिसका नाम था बेंडबॉम नहीं हुंसडिकर। कौन सी क्रिया थी, हुंसडिकर, ठीक है। अब आगे जो अगला टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन्स। हेलो एल्केन और हेलोएरिन्स की भौतिक गुण, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो है इनका क्वथनांक, जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, दूसरा इनकी विलेयता, क्वथनांक और विलेयता, पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते, ठीक है। और तीसरी चीज डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका क्वथनांक, इनका नहीं, किसी भी चीज का अगर क्वथनांक आपको देखना है, क्वथनांक के बारे में एक चीज याद रख लेना बेटा कि किसी भी कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्वथनांक है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, ये तुम बीमारी समझो, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधे समानुपाती होता है किसके, मुख्य श्रृंखला की लंबाई, मुख्य श्रृंखला की
मतलब उसमें कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स उतना ज़्यादा लगता है। ठीक है। दूसरा, उस अणु का अणुभार जितना ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्शन उतना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन पॉसिबल है उतना ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स लग जाता है। लेकिन एक चीज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो है पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला यानी जिसको हम साइड चेन कहते हैं। साइड चेन मींस, देखो अगर कार्बन की संख्या ऐसे बढ़ती जा रही, ऐसे, तब तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर इसमें साइड चेन निकल गई, मतलब यहां से कार्बन जुड़ गया, तो जितनी ज्यादा पार्श्व श्रृंखलाएं निकलती जाएंगी उतना ही इसकी संरचना स्फेरिकल बनती जाएगी। और स्फेरिकल संरचना बनने का मतलब उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया जितना कम होगा वैन डर वाल्स फोर्स उतना कम लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करता है? वैन डर वाल्स फोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? वैन डर वाल्स फोर्स पे। या फिर अगर कोई पोलर कंपाउंड जैसे यहाँ हम बात करें तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस पे, यानी द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है। हम जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है CH3 क्लोर Cl और CH3I, इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो देखिए, कार्बन की संख्या यानी मुख्य श्रृंखला जिसको आप कह सकते हैं उसकी लंबाई तो सेम है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो काम नहीं करेगा। अगले पे आ जाइए अणुभार। किसका अणुभार ज्यादा है? क्लोराइड का, ब्रोमाइड का। देखो जब हम हैलोजन सीरीज में ऊपर से नीचे चलते हैं इस ग्रुप में, तो सबसे ऊपर कौन आता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इसका मतलब आयोडीन का अणुभार यानी परमाणु भार क्लोरीन से ज्यादा होगा। इट मींस इस वाले अणु का अणुभार ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH3I will be greater than that of CH3Cl। ठीक है। या फिर अब मान लीजिए आपसे कहता है CH3 CH2 CH2Cl और दूसरा देता है CH3 CH2 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 Cl। इसमें पूछता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये दो कंपाउंड है, क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोब्यूटेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा? क्लोरोब्यूटेन का ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य श्रृंखला की लंबाई ज्यादा है। ठीक है, कर लिया नोटिस को? आगे चले। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है।
1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर इन दोनों की बात की जाए तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा? क्यों? नहीं, 2 क्लोरोप्रोपेन में क्लोरीन एक पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़ गया, स्फेरिकली अलाइन हो गया, ठीक है ना, अरेंज हो गया। स्फेरिकली अरेंज होने पे क्या हो जाएगा? इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर ऑफ फोर्स कम लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट 2 क्लोरोप्रोपेन से ज्यादा है, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर। इसको समझने से पहले देखिए एक चीज समझिए, CX बंध की प्रकृति। CX बंध की प्रकृति यानी जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बंध है, इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। कार्बन और हेलोजन के बीच में जो सिग्मा बंध पाया जाता है, इसमें हेलोजन एटम जितने भी हैं they are more electronegative than carbon। हेलोजन जितने भी होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, इनमें इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब अगर हम कहें तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें से कोई बच्चा बता सकता है क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी परमाणु द्वारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, स्पेशली किसको? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयोग हो रहे हैं उनको अपनी तरफ खींचने की क्षमता। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैं कहता हूं कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसका मतलब कि हेलोजन और कार्बन के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन जिनकी शेयरिंग हुई है, उनके ऊपर देखिए फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं। ये कार्बन भी इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है और हेलोजन भी अपनी तरफ खींचना चाहता है, बट हेलोजन की पावर ज्यादा है, हेलोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा है, इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। पूरा हेलोजन के अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा शिफ्ट होने का मतलब कि ये बीचों बीच में नहीं रहते, हेलोजन की तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी अब यहाँ पे इस तरीके से जो कोवेलेंट जो सहसंयोजी बंध बनता है उसको हम कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, क्योंकि इसमें दो ध्रुव बन जाते हैं, धनात्मक ध्रुव और ऋणात्मक, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बंध बनता है वो कैसा होता है? ध्रुवीय होता है।